नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। VGA एक पोर्ट होता है, पोर्ट जिसके माध्यम से मॉनिटर स्क्रीन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। VGA कंप्यूटर सिस्टम में एक पोर्ट होता है जिसके माध्यम से मॉनिटर स्क्रीन को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है और VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA का फुल फॉर्म होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक पोर्ट होता है जिसके माध्यम से मॉनिटर स्क्रीन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में VBA एडिटर ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट है। MS एक्सेल में VBA एडिटर ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। यदि हमें MS एक्सेल में VBA एडिटर ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यहां पर आपको एक क्वेश्चन यह तैयार करना है कि VBA का फुल फॉर्म क्या होता है। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यह MS एक्सेल को कस्टमाइज करने के लिए, MS एक्सेल में मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जो VBA है इसके द्वारा हम MS एक्सेल को कस्टमाइज कर सकते हैं, MS एक्सेल में मैक्रो को क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें MS एक्सेल में VBA एडिटर ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की होती है। उसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+F11। Alt+F11 यदि हमें MS एक्सेल में विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो एडिटर होता है उसको ओपन करना है तो शॉर्टकट की होती है Alt+F11 जिसमें हम मैक्रो बना सकते हैं, MS एक्सेल की वर्किंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Alt+F11। विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करने के लिए Alt+F11 का यूज किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें यहां पर विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करना है तो हम Alt+F11 को प्रेस करेंगे। Alt+F11 आप देख सकते हैं। Alt+F11 को प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें हम मैक्रो को बना सकते हैं, MS एक्सेल की वर्किंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में VBA एडिटर ओपन करने के लिए Alt+F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर है। निम्न में से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन नंबर बी है ओपेरा मिनी, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड वाइड वेब और ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर किसी वेबसाइट को ओपन करना है, किसी वेब पेज को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं जैसे कि ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर है।
यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, वह है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट वेब ब्राउजर है। इसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स ली के द्वारा फर्स्ट वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया है और इसे सन 1990 में बनाया गया था। इसे सन 1990 में बनाया गया था। तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है। और कब बनाया गया था, सन 1990 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। निम्न में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का एक सेट होता है। नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का सेट होता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एफटीपी। एफटीपी तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी है टीसीपी। टीसीपी भी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी है एचटीटीपी यह भी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है यह प्रोटोकॉल नहीं है। यूएसबी तो हमारे कंप्यूटर में एक पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी भी प्रोटोकॉल है, लेकिन यूएसबी प्रोटोकॉल नहीं है। यह एक पोर्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसबी एक प्रोटोकॉल नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड एक समय पर दोनों डायरेक्शंस में डेटा ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड एक समय पर दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में 3 प्रकार के ट्रांसमिशन मोड यूज किए जाते हैं। ट्रांसमिशन मोड से यह क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड एक समय पर दोनों डायरेक्शन में मतलब दोनों दिशाओं में डेटा को ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। जो डेटा ट्रांसमिशन मोड होते हैं यह 3 होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में केवल सेंडर डेटा को सेंड करता है और केवल रिसीवर डेटा को रिसीव करता है। यह एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब केवल एक ही दिशा में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। किस कम्युनिकेशन मोड में, किस ट्रांसमिशन मोड में, सिंप्लेक्स में। सिंप्लेक्स में केवल सेंडर डेटा को सेंड करता है और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करता है। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, सेंडर जब डेटा को सेंड करेगा तो रिसीवर यहां पर इसे रिसीव करेगा और जब रिसीवर सेंड करेगा तो सेंडर रिसीव करेगा। मतलब सेंडर डेटा को जब सेंड करेगा तो रिसीवर केवल प्राप्त करेगा और जब रिसीवर सेंड करेगा तो सेंडर केवल उसको रिसीव करेगा। इस कम्युनिकेशन में, इस ट्रांसमिशन में सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में हो सकता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में होता है। किसमें, हाफ डुप्लेक्स में। जबकि तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है, उसी समय पर रिसीवर भी डेटा को सेंड कर सकता है। मतलब एक ही समय पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा को सेंड कर सकते हैं और दोनों ही डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड 3 होते हैं। सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में सेंडर केवल डेटा को सेंड करता है, रिसीवर केवल रिसीव करता है। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, जिसमें जब सेंडर सेंड करेगा
तो रिसीवर रिसीव करेगा, और जब रिसीवर सेंड करेगा तो सेंडर उसको रिसीव करेगा। मतलब एक समय पर केवल एक ही दिशा में डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें एक ही समय पर दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें एक समय पर दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, वह होता है फुल डुप्लेक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुल डुप्लेक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है कोबोल, ऑप्शन नंबर सी है C++ और ऑप्शन नंबर डी है फोर्ट्रान। यहां पर जो कोबोल है, जो C++ है और फोर्ट्रान है, यह तीनों ही हाई लेवल लैंग्वेज हैं, तीनों ही हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। यह एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी जो कंप्यूटर सिस्टम है वह केवल मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, यह एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की, जिसमें केवल बाइनरी डिजिट यूज किए जाते हैं 0 और 1। और यह एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है? वह होती है मशीन लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है? वह भी होती है मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है वह एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन यह भी तैयार करना है कि वायरस क्या होता है। वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को, हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। एंटीवायरस के द्वारा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज और वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज के अनुपयोगी भाग को हटाने की प्रक्रिया को ब्लैंक कहते हैं। किसी इमेज के अनुपयोगी भाग को, मतलब अनयूज्ड एरिया को हटाने की प्रक्रिया को ब्लैंक कहते हैं। किसी इमेज मतलब कोई पिक्चर हो सकती है, कोई इमेज, उसके अनुपयोगी भाग को, मतलब अनयूज्ड एरिया को हटाने की प्रोसेस को ब्लैंक कहते हैं। यदि आपके पास कोई एक इमेज है, उस इमेज से आपको कुछ अनयूज्ड एरिया को हटाना है, तो आप कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? रिमूविंग,
क्लिपिंग, बॉर्डरिंग या क्रॉपिंग। यदि हमें किसी इमेज के अनयूज्ड एरिया को हटाना होता है तो हम उसकी क्रॉपिंग करते हैं। क्रॉपिंग आपने देखा होगा, आप मैक्सिमम ऐप पर, वेबसाइट पर जब प्रोफाइल पिक अपलोड करते हैं या आप किसी फॉर्म में इमेज अपलोड करते हैं तो इमेज से कुछ एरिया को हटाने के लिए हम इमेज की क्या कर देते हैं, क्रॉपिंग कर देते हैं, इमेज को क्रॉप कर देते हैं। और क्रॉप करने से इमेज का कुछ अनयूज्ड एरिया हट जाता है, डिलीट हो जाता है। तो किसी इमेज के अनुपयोगी भाग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रॉपिंग, जिसके लिए क्रॉप नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉपिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से स्थायी रूप से फाइल डिलीट करने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम से स्थायी रूप से फाइल डिलीट करने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट डिलीट के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। परमानेंट डिलीट के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? जब आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी सॉफ्टवेयर के आइकन को डिलीट करते हैं तो नॉर्मल डिलीट करने पर वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। रिसाइकिल बिन में, यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को, तो वह कहां स्टोर हो जाता है? रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। वह तो है नॉर्मल डिलीट। लेकिन यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली मतलब वह रिसाइकिल बिन में स्टोर ना हो, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से हम किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, मतलब स्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को, फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। और यदि आप नॉर्मल डिलीट करते हैं तो डिलीट किया गया ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समय के किसी निर्धारित अवधि तक कंप्यूटर को निष्क्रिय छोड़ दिया जाए तो ब्लैंक सक्रिय हो जाता है। यदि समय के किसी निर्धारित अवधि तक कंप्यूटर को निष्क्रिय छोड़ दिया जाए तो ब्लैंक सक्रिय हो जाता है। यदि कंप्यूटर सिस्टम को फिक्स टाइम के लिए इनएक्टिव कर दिया जाए, मतलब उस पर कोई वर्क ना किया जाए, तो ब्लैंक एक्टिव हो जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम फिक्स समय तक कंप्यूटर सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम पर क्या एक्टिवेट हो जाता है? स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर, बैनर या थीम। यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ फिक्स समय तक यूज नहीं करते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम पर स्क्रीन सेवर यदि ऑन होता है तो वह ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है। मतलब यदि आपने कंप्यूटर सिस्टम को फिक्स समय तक यूज नहीं किया है, आप कंप्यूटर सिस्टम को कुछ समय तक यूज नहीं करते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑटोमेटिक क्या शो कर दिया जाता है? स्क्रीन सेवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आप फिक्स समय के लिए कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन सेवर एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? यदि समय के किसी निर्धारित अवधि तक, मतलब फिक्स समय तक कंप्यूटर को निष्क्रिय छोड़ दिया जाए, मतलब आप कंप्यूटर सिस्टम पर कोई वर्क ना करें, तो स्क्रीन सेवर सक्रिय या एक्टिव हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर एक एनिमेशन होता है। एक एनिमेशन होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के बैकग्राउंड पर स्क्रीन पर शो किया जाता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को कुछ फिक्स समय के लिए यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन है? निम्न में से कौन एक कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन है? कंप्रेस्ड फाइल कौन सी होती है? ऐसी फाइल जिसमें किसी फाइल की साइज को
कम कर दिया जाता है। यदि हम किसी नॉर्मल फाइल को कंप्रेस कर देते हैं तो उस फाइल की साइज कम हो जाती है। एक टेक्निक होती है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन से क्या होता है, किसी फाइल की साइज को कम किया जाता है और जब वह फाइल की साइज कम हो जाती है, जो नई फाइल बन जाती है, उसे कहा जाता है कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल कौन सी होती है, जो कि किसी ओरिजिनल फाइल को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर कर देती है, उसे कहा जाता है कंप्रेस्ड फाइल। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन एक कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर ए है .zip, दूसरा है .png, तीसरा है .bmp और चौथा है .psd। यहां पर जो png है, .bmp है और psd है, यह तीनों ही ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट हैं। ग्राफिक्स, png का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। bmp का फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज, बिटमैप। और psd का फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो यह तीनों ही ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट हैं, मतलब आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो जिप फाइल होती है वह एक कंप्रेस्ड फाइल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन .zip हो सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में स्क्रॉल करते समय फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के छिप जाने को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में स्क्रॉल करते समय फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के छिप जाने को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। जब आप MS एक्सेल में कोई बड़ी टेबल बनाते हैं तो आपने देखा होगा, टेबल में जब अधिक डेटा हो जाता है तो हमारी टेबल की जो हेडिंग होती हैं वह हाइड हो जाती हैं, और यदि हम हॉरिजॉन्टल टेबल बनाते हैं तो टेबल के कॉलम हाइड हो जाते हैं। यदि हमें उनको हाइड होने से बचाना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। MS एक्सेल में जब आप कोई बड़ी टेबल बनाते हैं तो आपके टेबल की जो हेडिंग होती हैं वह हाइड हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टेबल की जो हेडिंग है वह रो वाइज भी हो सकती हैं, वह कॉलम वाइज भी हो सकती हैं, उनको आप फिक्स करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस क्या करता है, हमारी टेबल की जो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट कॉलम होता है, या हम इसको कुछ रो और कुछ कॉलम पर एक साथ भी यूज कर सकते हैं, उन्हें यदि हमें फिक्स करना है तो हम फ्रीज पेंस नाम का ऑप्शन यूज करेंगे। फ्रीज पेंस क्या करेगा, जो भी रो या कॉलम हम फ्रीज कर देते हैं, स्क्रॉल करने पर वह मूव नहीं होते हैं, वह एक लोकेशन पर फिक्स हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रीज पेंस। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। फॉर एग्जाम्पल हमने MS एक्सेल में फर्स्ट रो पर कुछ हेडिंग लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नेम, क्लास और सिटी। अब यदि हम यहां पर डेटा की एंट्री करते हैं, हमने डेटा की एंट्री करी, यहां पर कुछ हमने एग्जाम्पल डेटा भरा है। आप देख सकते हैं जैसे ही डेटा की मात्रा बढ़ी, हमारी जो हेडिंग थी वह हेडिंग हाइड हो गई हैं। जब तक हमारी स्क्रीन पर वर्कशीट फिट थी तब तक तो हमें हेडिंग शो की जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा डेटा बढ़ा तो यहां पर हमारी जो हेडिंग है वह हाइड हो गई हैं। अब हमें हेडिंग दिखाई नहीं दे रही हैं कि हमें किस कॉलम में कौन सा डेटा भरना है। यदि हम चाहते हैं यह हेडिंग हाइड ना हो, स्क्रॉल करने पर हेडिंग हमारी हाइड ना हो, तो इसके लिए हम यहां पर व्यू टैब को सिलेक्ट करेंगे और व्यू टैब में एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस के अंदर पहला ऑप्शन होता है फ्रीज पेंस, दूसरा ऑप्शन होता है फ्रीज टॉप रो, तीसरा ऑप्शन होता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। हमने फ्रीज टॉप रो ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इससे हमारी टेबल की पहली रो फ्रीज हो गई है। अब यदि हम अपनी वर्कशीट को नीचे कितना भी स्क्रॉल कर दें, हमारी जो पहली रो है वह स्क्रॉल नहीं होगी, उसको फ्रीज कर दिया गया है, उसको फिक्स कर दिया गया है। तो एक्सेल में यदि हमें रो को या कॉलम को फिक्स करना है, स्क्रॉल नहीं करना है, तो उसके लिए हम फ्रीज पेंस नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए
किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? यदि हमें एमएस एक्सेल में किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एमएस एक्सेल में किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT नाम का फंक्शन होता है। SQRT, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SQRT, मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो एक्सेल में यदि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो SQRT नाम का फंक्शन यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यदि हमें एक्सेल में किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम एक फंक्शन टाइप करेंगे SQRT और ब्रैकेट में वह नंबर देंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो SQRT फंक्शन के द्वारा हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल के साथ हमें SQRT फंक्शन टाइप करना होता है और यहां पर वह नंबर देना होता है जिसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। एंटर की को प्रेस करने पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बार है जो आपको खुले हुए एप्लीकेशन के बारे में सूचित करता है और इसका उपयोग एप्लीकेशंस के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने के लिए किया जाता है? वह कौन सा बार है जो आपको खुले हुए एप्लीकेशंस के बारे में सूचित करता है और इसका उपयोग एप्लीकेशंस के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने के लिए किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ओपन एप्लीकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आपके कंप्यूटर पे कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी ओपन है, इसकी जानकारी देता है। और जो भी एप्लीकेशन ओपन है उनमें हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है मेन्यू बार, ऑप्शन नंबर बी है टूल बार, ऑप्शन नंबर सी है स्टेटस बार और ऑप्शन नंबर डी है टास्क बार। इस क्वेश्चन का आंसर है टास्क बार। टास्क बार एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर हमारे कंप्यूटर पर ओपन सभी एप्लीकेशंस को शो किया जाता है। हमारे कंप्यूटर पर जो जो सॉफ्टवेयर, जो जो एप्लीकेशन ओपन होते हैं उनका आइकन टास्क बार पर शो होता है और टास्क बार से हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। टास्क बार बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बॉटम में शो होता है। बॉटम में यह होता है टास्क बार। टास्क बार बाय डिफॉल्ट कहां शो होता है? बॉटम में। आप देख सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पर ओपन है उनकी इंफॉर्मेशन टास्क बार पर शो की जाती है और हम यहां से डायरेक्ट किसी दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं। तो टास्क बार एक ऐसी लोकेशन होती है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर ओपन सभी एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इससे हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VLSI टेक्निक का यूज 4th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI टेक्निक का यूज 4th जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। 4th जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और माइक्रो प्रोसेसर जो 4th जनरेशन के हैं उसमें कौन सी टेक्निक वर्क करती है? VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद होने पर आसानी से डेटा खोने वाली मेमोरी को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बिजली बंद होने पर आसानी से डेटा खोने वाली मेमोरी को
किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यदि पावर ऑफ हो जाता है तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती हैं जो डेटा को डिलीट कर देती हैं। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पावर ऑफ होने पर किस मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाता है, या कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने पर किस मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाता है। वह मेमोरी होती है रैम, और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थाई। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? अस्थाई। अस्थाई ऐसी मेमोरी है वोलेटाइल मेमोरी जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है या पावर ऑफ होता है तो रैम से डेटा डिलीट हो जाता है, और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती हैं? जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो पावर ऑन रहने तक मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहने तक डेटा को स्टोर करती हैं, और पावर ऑफ होने पर डेटा को डिलीट कर देती हैं। वह मेमोरी कहलाती हैं वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की गई एक आपराधिक गतिविधि को सामान्य तौर पर किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की गई एक आपराधिक गतिविधि को सामान्य तौर पर किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? यदि कोई पर्सन इंटरनेट और कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई क्राइम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइबर क्राइम। कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम कहा जाता है। इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी क्राइम्स होते हैं उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? साइबर क्राइम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की गई एक आपराधिक गतिविधि को सामान्य तौर पर साइबर क्राइम कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में हमसे पूछा गया है सीमोस का फुल फॉर्म। सीमोस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक बैटरी होती है, एक सेल होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर शो होने वाले डेट और टाइम के लिए यूज किया जाता है, और सीमोस बैटरी में बायोस की कुछ सेटिंग्स भी स्टोर होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में टास्क बार पर जो डेट और टाइम शो होता है उस डेट और टाइम को कंटिन्यू शो करने के लिए सीमोस बैटरी लगी होती है हमारे कंप्यूटर में, और सीमोस बैटरी में कुछ बायोस सेटिंग भी स्टोर होती हैं। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस एक बैटरी है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर डेट और टाइम को शो करने के लिए यूज होती है। सीमोस बैटरी में बायोस की कुछ सेटिंग्स भी स्टोर होती हैं, और सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड मैक्रो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है? एमएस वर्ड मैक्रो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो मैक्रो बनता है वह किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है? पहले हमें यह समझना होगा कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि हमें कोई काम बार बार करना होता है तो हम उसे मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब भी हमें वह काम करना होगा तो हम मैक्रो को प्ले कर सकते हैं। मैक्रो क्या करता है? किसी एक्शन को, किसी टास्क को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है, और मैक्रो ऑप्शन एमएस वर्ड के व्यू टैब में प्राप्त होता है। व्यू टैब में यदि हमें मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हम ऑल्ट प्लस
F8 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। Alt प्लस F8 से मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और MS वर्ड में जो भी मैक्रो बनती हैं वह विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनती हैं। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। हमने आज की वीडियो में ही एक्सेल का भी एक क्वेश्चन देखा था कि यदि हमें विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए हम Alt प्लस F11 का यूज करते हैं एक्सेल में, जिससे विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाता है। तो एक्सेल में, MS वर्ड में, पावर पॉइंट में जो भी मैक्रो बनाए जाते हैं वह किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं? विजुअल बेसिक लैंग्वेज में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मैक्रो है वह विजुअल बेसिक लैंग्वेज में बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करके कंप्यूटर बैकग्राउंड में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करके कंप्यूटर बैकग्राउंड में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड मतलब वॉलपेपर, उसे चेंज करना है तो हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में वॉलपेपर को, बैकग्राउंड को चेंज करना है तो हमें डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना होता है और पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। पर्सनलाइज ऑप्शन के द्वारा हम थीम, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, विंडो कलर, कई प्रकार की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलना होता है तो हम डेस्कटॉप पर ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि हमें डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करके कंप्यूटर बैकग्राउंड को चेंज करना है तो उसके लिए हमें पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है पर्सनलाइज, जहां से हम वॉलपेपर को, थीम को, अपने स्क्रीन के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनलाइज। आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।